हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा सॉल्यूशन का थ्योरी पार्ट। ठीक है, और पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉप्स, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर हम देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस, एंड देन हम क्या देखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। लास्ट में हम देखेंगे मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देन समरी। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझने के लिए आप रेडी होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो अब हम मूव करेंगे हमारे आज के पहले टॉपिक एजियोट्रॉप्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, एजियोट्रॉप्स का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स ओवर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है, एंड डिस्टिल्स ओवर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉप्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा, जब डेविएशन पॉजिटिव होगी, और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगी। तो ध्यान रखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स दीज आर फाउंड बाय दोज लिक्विड्स पेयर्स व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर आइडियल बिहेवियर से वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो इस टाइप के हम एजियोट्रॉप्स को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एंड सच एजियोट्रॉप्स हैव बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन either of the components. Such azeotrophs, such mixtures have boiling point lower than either of the components. एग्जाम्पल, इथेनॉल प्लस वाटर आप ले सकते हैं, ईथर प्लस एसीटोन आप ले सकते हैं, वाटर प्लस मिथेनॉल आप ले सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी में कौन सी डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दीज आर फाउंड बाय दोज लिक्विड पेयर्स जिनमें क्या होगा, विच शो नेगेटिव डेविएशन, जो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन from ideal behavior. And such type of azeotrophs या such type of mixtures have boiling point higher than either of the component. कैसा होगा, higher than either of the component. Example, water 20.22 by mass plus hydrochloric acid, acetone plus chloroform, water plus nitric acid, etc. तो आपको सीधा सा एक पॉइंट से याद रखना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एजियोट्रॉप्स, जिसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मिक्सचर। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। आई होप यहाँ तक आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं ये रिपीट करता हूँ, इट स्टेट्स दैट at constant temperature the solubility of a gas, ठीक है, solubility को ही मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure, ठीक है, of the gas present above the surface of liquids or solution. In other words, partial pressure आप क्या कह सकते हैं, this is partial pressure of the gas in vapor phase, जो को हम P से डिनोट करेंगे, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. जब proportionality का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ से आता है KH, तो P क्या हो गया हमारा, KH इंटू काई। ठीक है, और काई क्या है, मोल फ्रैक्शन। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, जहां पे KH क्या है आपका, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, मैं क्या कहूंगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं अपना पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH
एट गिवन प्रेशर, जितनी ज्यादा वैल्यू KH की रहेगी उतनी कम सॉलिबिलिटी रहेगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो KH है उसके अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी वेरी करती है, जितना ज्यादा KH उतनी कम सॉलिबिलिटी। ये हमारा हेनरीज लॉ है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट केस है राउल्ट्स लॉ, है जो स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला पता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इनकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन PI, आई हम दिखा रहे हैं एक कोई भी कंपोनेंट के लिए, तो PI इज इक्वल टू PI नॉट इनटू काई वन, काई आई। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो काई आई into PI naught. In the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas. ठीक है, one of the component is so volatile that it exists as a gas and its partial pressure is directly proportional to its mole fraction in the solution, and this is stated by Henry's law, मतलब P is directly proportional to KH into chi. P is directly proportional to KH into chi. If we compare the equations for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that, मैं क्या कहना चाहता हूँ, if we compare the equations for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to in mole fraction of the solution. Only the proportionality constant KH differs from PI naught. ठीक है, एक में PI naught है Raoult's law के केस में, और KH किस में आपका हेनरीज लॉ के केस में, KH differs from PI naught. ठीक है, thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to PI. अगर ये KH हमारा PI नॉट के इक्वल हो गया, नॉट PI, KH अगर हमारा PI नॉट के इक्वल हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि Raoult's law becomes a special case of हेनरीज लॉ उस केस में। ठीक है, आई होप हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ को क्लियर होगा। हेनरीज लॉ की मल्टीपल एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे इन स्कूबा डाइवर्स, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एटसेट्रा। ठीक है, और जब पीपल हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनमें भी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नंबर पे डिपेंड करेंगे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप नंबर कुछ भी लीजिए, अगर नेचर कुछ भी है, आप नेचर कुछ भी लीजिए, नंबर सेम होना चाहिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर से कोई भी मतलब नहीं है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ठीक है, तो मैं अपना पॉइंट रिपीट करना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव of their nature relative to the total number of particles present in the solution are known as colligative properties. चार colligative properties हम पढ़ेंगे। RLVP मतलब relative lowering of vapor pressure, दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ हो गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम एक फिनोमेना भी पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आता है हमारा फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स। मैं क्या कहना चाहता हूँ? फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ same molar concentration of different non-electrolyte solutes, the colligative properties have the same value for all. The colligative properties have the same value for all. For different molar concentration of the same solute, the colligative properties has greater value for more concentrated solution. मैं क्या कह रहा हूँ? अगर molar concentration same है for different non-electrolyte solute, the colligative property क्या रहेगी? Have the same value for all. अगर हमारी क्या डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन है बट सॉल्यूट सेम है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी और डिफरेंट होगी और ग्रेटर रहेगी फॉर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट हैविंग सेम परसेंट स्ट्रेंथ, the colligative property has greater value for the solute having least molecular weight. ठीक है, colligative property किसकी ज्यादा रहेगी? has greater value for the solute having least molecular weight. तो यहां से ये पता लगा कि colligative property डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट की।
द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैज ग्रेटर वैल्यू फॉर द सॉल्यूट हैविंग लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का उसके इनवर्सली रिलेशन में है ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए हम मूव करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो हमें क्या करना है, इन सभी केसेस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली जो प्योर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर, एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस होगा। इस तरीके से हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी ये वही हुआ है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप क्या कहेंगे, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट, और पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। काई ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इजकल टू काई सॉल्यूट, या फिर आप कह सकते हैं काई सॉल्यूट को लाइक काई बी अगर आप बोलना चाहते हैं तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे एन बी अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एन बी बहुत कम है एन ए से, अगर एन बी बहुत कम है एन ए से तो एन ए प्लस एन बी को हम नियर अबाउट एन बी ही एन ए ही लिख सकते हैं। एन बी प्लस एन ए को नियर अबाउट हम एन ए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काई सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए, वेयर पी नॉट माइनस पी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और पी एक तरह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब आता है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी सी रिलेशनशिप है, आपने सारी वैल्यू पुट करनी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, सारी वैल्यूज पुट करनी है। जहाँ पे NB बाय NA था वहाँ पे NB की वैल्यू पुट करो गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड वहां पे Na की वैल्यू पुट करो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सारी वैल्यूज वहां पर हमें पुट करनी है। तो MB क्या हो गया, वहां पे रीअरेंज करने के बाद MB आ जाएगा आपका WB बाय WA, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई विद ऊपर ही WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, WA इंटू पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। ठीक है, तो WB एंड WA क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास रेस्पेक्टिवली, एंड MB इज एंड MA molecular weight of solute MB and molecular weight of solvent MA respectively। तो मैं क्या कहूंगा, MB is equal to WB into MA divided by WA into P naught minus P by P naught, P naught minus P by P naught। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि RLVP आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो एज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ही हम ये ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर घट जाता है, जिस वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में क्या लगेगा, टाइम। क्यों, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे। तो एज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, thus the boiling point of the solution is higher than the boiling point of the pure solvent। for dilute solution एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मतलब डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया मोलरली। ठीक है, और डेल्टा TB इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, KB इंटू M। KB क्या है यहाँ पर, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे इसके बोल सकते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और KB डिपेंड्स करता है ओनली ऑन सॉल्वेंट पे। KB किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन सॉल्वेंट पे। डेल्टा TB क्या है, एक तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ है, तो आप उसे लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू TB, मतलब सॉल्यूशन का माइनस प्योर का, सॉल्यूशन का माइनस प्योर, क्योंकि बढ़ गया है ना, तो डेल्टा TB क्या आ जाएगा, डेल्टा TB आ जाएगा TB माइनस T नॉट B। तो TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नॉट B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो KB की एक रिलेशनशिप हम निकाल देते हैं, KB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA। MA क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर
मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है, के बी क्या आया, मैं रिपीट करता हूँ, एम ए इंटू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, जहाँ पे आर गैस कांस्टेंट और डेल्टा एच वेपराइजेशन हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। तो ये हमारा हो गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद। उसी तरीके से के बी है, इसको इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। जब इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी के जी पर मोल, क्या आ जाएगी, केल्विन केजी पर मोल। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेशनशिप हमने देखी, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम में एम की वैल्यू रख दी और इसको रीअरेंज किया, तो क्या बन गया, एम बी इजकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of pure solvent, ठीक है। जो प्योर सॉल्वेंट है, जो जिस पॉइंट पर वो फ्रीज हो रहा है उससे हमेशा कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, डेल्टा टीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, मोलैलिटी के। वहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया था तो के भी आया था, जिसको हमने इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर लाइक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला था। उसी तरीके से यहाँ पे के एफ आ जाएगा, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जो डेल्टा टीएफ रहेगा वो रहेगा टी नॉट एफ, क्योंकि इसका ज्यादा है, माइनस टीएफ जो कम है। डेल्टा टीएफ क्या रहेगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ, जहां पे टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ की एक रिलेशन विद द डेल्टा एच फ्यूजन, वो आप देखेंगे, केएफ इज इक्वल टू एम ए मल्टीप्लाई विद आर मल्टीप्लाई विद टी नॉट एफ स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में डेल्टा एच फ्यूजन, जहां पे डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे और वहां से रीअरेंज करके आपको एम बी मिल जाएगा, जो कि होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। जहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी एफ जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इनटू 1000, और के एफ आप जानते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ऑस्मोसिस क्या कहती है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एसपीएम कहते हैं, फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो एसपीएम लगी होती है ना बीच में, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करने का मतलब है जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है। तो एक तरह से जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जो आपका डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट की तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस। अब इस फ्लो को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, the external pressure which must be applied on the solution in order to the external pressure which must be applied on the solution for what, to stop the flow of solvent particles into the solution। solvent particles जो प्योर solvent से solution में आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जो external pressure अप्लाई किया जाता है, that is not through semi permeable membrane जो आ रहे हैं, is termed as osmotic pressure। रिपीट करता हूँ, the external pressure which must be applied on the solution in order to stop the flow, किसको, in order to stop the flow of solvent particles into the solution through SPM semi permeable membrane is termed as osmotic pressure। osmotic pressure का सिंबल होता है पाई और फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू में आर इनटू में टी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाले वॉल्यूम को बोल देते हैं सी, तो पाई हो जाता है सी आर टी। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सी होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है एवरीवन। आई होप ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्लियर हुआ होगा। अभी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है वो प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ हो रही है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
मतलब जहां पर पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा है वहां से जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है उधर की तरफ। फिर हमने क्या किया, वहां पे प्रेशर लगा दिया, जिधर कम थे ना पार्टिकल, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उधर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा लगा दें तो एक मूवमेंट रिवर्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी वो एक सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, या फिर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है, टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, उधर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट, ठीक है। उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में वो यूज होता है, ठीक है, जिसको आरओ कह देते हैं शॉर्ट में। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप रिलेशनशिप देख सकते हैं बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास। तो पाई वी इक्वल टू क्या था हमारा, सीआरटी। पाई क्या था हमारा, सीआरटी, या फिर आप बोल सकते हो पाई वी इक्वल टू एनआरटी। और एन क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। रीअरेंज करने पर क्या आ जाता है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी आर टी अपॉन pi v. Two solutions having same osmotic pressure at same temperature are termed as isotonic solution. When two solutions are being compared, the solution with the higher osmotic pressure is termed as hypertonic solution and the solution with the lower osmotic pressure is termed as hypotonic. ठीक है, जैसे ये होता हमारा क्या, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अगर एक दो को कंपेयर किया जाए, जिसका ज्यादा है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका एंड द सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशंस का पाई बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर masses that are either lower or higher than the expected or normal values are called abnormal molar mass, जो इससे एकदम expected से different है। Association or molecules और dissociation of molecules leads, association क्या करेगा, leads to decrease in number of particles। association की वजह से number of particles decrease होंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं particles in solution, resulting in decreasing in the value of colligative property, जिस वजह से colligative properties की value भी क्या हो जाती है, decrease। while in case of dissociation the number of particles increases in solution, ठीक है। when substance is an electrolyte and the colligative property increases accordingly, जैसे जैसे number of particles घटेंगे या बढ़ेंगे वैसे वैसे colligative properties में भी changes आते हैं, ठीक है एवरीवन। ये हमारी कुछ बातें हुई abnormal molar mass के बारे में। उसके बाद आता है Ventov factor। Ventov factor एक important factor है। in 1880 Ventov introduced a factor known as the Ventov factor, ठीक है, to account known as the Ventov factor to account for the extent of dissociation और एसोसिएशन। दिस फैक्टर आई इज डिफाइंड एज द, इससे हम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन बताते हैं। आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन से बाद जो पार्टिकल्स आए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स जो स्टार्टिंग में थे। उसके अलावा आई को आप बोल सकते हो नॉर्मल मोलर मास व एबनॉर्मल मोलर मास। उसके अलावा आप बोल सकते हो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्जर्व वैल्यू को बोल सकते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अल्टीमेट हमें ये पता लगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नेचर चाहे कुछ भी हो उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वेंटो फैक्टर पर। क्वांटिटेटिवली द एक्सटेंट टू व्हिच अ सॉल्यूट इज बीइंग एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस वेंटो फैक्टर। मतलब ये हमें बता देगा कि कोई सॉल्ट कितना एसोसिएटेड हुआ और कितना डिसोसिएटेड हुआ, ठीक है। फॉर डिसोसिएशन आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, एंड एसोसिएशन के लिए आई क्या होना चाहिए, लेस देन 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें डिसोसिएशन तो अल्फा को से डिनोट करेंगे i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्या कहेंगे, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, where n is the number of particles after dissociation। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, अल्फा से डिनोट करेंगे i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1, ठीक है। i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1, या फिर आप 1 माइनस n बाय n भी बोल सकते हो, ठीक है एवरीवन। आई होप ये दो फॉर्मूलेज आपको क्लियर हुए होंगे। एक तो है हमारा एसोसिएशन के लिए और एक है डिसोसिएशन के लिए। अगर आप एसोसिएशन की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब कम पार्टिकल्स जुड़ के ज्यादा पार्टिकल्स जुड़ के कम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अल्फा अल्फा होगा हमारा i माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। और अगर आप क्या जा रहे हैं
कम पार्टिकल्स की तरफ से ज्यादा पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी एसोसिएशन के लिए और लेस देन 1 होगी डिसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर देखें अल्फा, तो वो डिसोसिएशन के केस में i माइनस वन अपॉन एन माइनस अल्फा है, बट एसोसिएशन के केस में i माइनस वन अपॉन वन बाय एन माइनस वन है। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे हमारी मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आई को चेंज होने की वजह से हमारा एन नंबर भी चेंज हो रहा है, जिस वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो नंबर पे डिपेंड करती है। इसलिए अब हम देखते हैं मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दीज आर एज फॉलोज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम आरएलवीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू आई इनटू में काई बी। काई बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एनबी को आप स्मॉल एन भी लिख सकते हो और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उनको कैपिटल एन भी लिख सकते हो। ठीक है, एनबी को आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल एन, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कैपिटल एन लिखेंगे। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे इसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। मोलैलिटी एम क्या है? मोलैलिटी। आई आपको पता ही है और के भी आपको पता ही है। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ में भी इंक्लूड कर देंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी। और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें भी कर देंगे पाई इक्वल टू आई सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या होगा? आई सी आर टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मूव करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मूव करेंगे आज के सेशन की समरी पर। तो आज हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए, हमने एजोट्रॉप्स कवर किया। एजोट्रॉप्स आप जानते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर कांस्टेंट मिक्स, लाइक क्या कहेंगे आप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मिक्सचर। उसके अलावा मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपकी समरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ये कवर किया था। और एजोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। उसके बाद हेनरीज लॉ कवर किया, जिसमें पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बताया, मतलब पाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्या होगा? क्लियर होगा। तो P इज टू क्या आ जाता है? के एच इंटू एक्स। पी क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। और काई क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और एंड फिर हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनकी फॉर्मूलाज हम देख सकते हैं। आरएलवी पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट अगर हम लिख रहे हैं तो काई सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिसको आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काई इज इक्वल टू काई बी। और काई बी क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जिसको आप एन ए प्लस एन बी को नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं? एन ए, क्योंकि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मतलब एन बी लेस देन in Na, NB less than Na. Elevation in boiling point for dilute solution delta TB is equal to Kb into M. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या कहना चाहता हूँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या है? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इनटू में मोलैलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? डेल्टा केबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। एम इज द मोलैलिटी, स्मॉल एम आएगा। जैसे यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम आया, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट के केस में डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एम आ जाएगा। जहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा भाई? डेल्टा टी क्या एलिवेशन हुआ है, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन का टी भी माइनस टी नॉट बी। और यहाँ पे क्या होगा? प्योर का पहले आएगा क्योंकि डिप्रेशन हुआ है, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। उसके अलावा हमने देखी फिर प्रॉपर्टीज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है? पाई पाई इजकल टू क्या आ गया? एन बाय वी सी आर टी, एन बाय वी आर टी, और फिर आ गया पाई इजकल टू सी आर टी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। फिर हमने देखा वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर के तीन फॉर्मूले, तीन फॉर्म में लाइक नॉर्मल, आप यहाँ पर देखेंगे आई क्या होगा हमारा? आई क्या होगा?
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है। आई डिपेंड करेगा नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, ठीक है। आई क्या होता है हमारा, एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आई, तो आपका अल्फा आ जाएगा आई माइनस वन अपॉन वन, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। क्या आ जाएगा, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा आई माइनस वन अपॉन वन बाय एन माइनस वन, ठीक है, वन बाय एन माइनस वन। और यहाँ पर आपका जो आई है वो आप जानते ही हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे अल्फा क्या आया हमारा, आई माइनस वन अपॉन वन बाय वन माइनस वन। यहाँ से क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए, सो आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं, जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरली, वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मासेस, और हमने छोटे छोटे पॉइंट जैसे एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कब होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कब होगा, ये सारी बातें कवर करी है, ठीक है। जो फॉर्मुलेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और राल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ भी हमने देखा, जब इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल हो जाएंगे तब ये दोनों राल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम मूव करेंगे हमारे आज के सेशन के एंडिंग की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास एवरीवन। इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद। आपको नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं और सारी चीजों को आपको कवर करते हुए और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलना, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, हैव ए ग्रेट डे।